हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी इसीलिए इतनी अनोखी और अजीबो-गरीब होने वाली है क्योंकि इस कहानी में बैंक रॉबरी को अंजाम देने वाले गैंग के सभी लोग सीनियर सिटीजन्स थे। जिस उम्र में लोग अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे होते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर पर ही गुजारते हैं, उसी उम्र में सीनियर सिटीजन्स के गैंग ने लंदन की सबसे बड़ी वॉल्ट रॉबरी को अंजाम दिया, जिसमें चोरी हुए सामान की कीमत थी 14 मिलियन पाउंड यानी लगभग 150 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इस पूरे गैंग के सबसे बड़े मेंबर की उम्र 76 साल थी, वहीं इस गैंग के सबसे छोटे मेंबर की उम्र थी 60 साल। इन सभी गैंग मेंबर ने इस चोरी को इतनी सफाई और चालाकी से अंजाम दिया कि किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इतनी बड़ी चोरी के पीछे सीनियर सिटीजन्स का हाथ हो सकता है। पुलिस ने भी इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया वो बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि गैंग के किसी भी मेंबर को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि पुलिस उनके पीछे लगी है। तो आखिर कौन थे ये चोर, कैसे उन्होंने इस बेहतरीन चोरी को अंजाम दिया और कैसे ये पुलिस के हाथ लगे, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल सन 2015 को। ये वो दिन था जिस दिन लंदन में ईस्टर हॉलीडे की शुरुआत होने की वजह से सभी बैंक्स 5 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और 5 दिन पूरे होते ही 7 अप्रैल सन 2015 की सुबह जब ये डिपॉजिटरी वॉल्ट खुलता है, तब वहाँ का नज़ारा देख वॉल्ट मैनेजर से लेकर वहाँ के एम्प्लॉय के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। ये कहानी है लंदन के हैटन गार्डन एरिया की, जिसे सदियों से लंदन का डायमंड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और यही वो वजह थी कि इस एरिया में हर जगह ज्वेलरी शॉप्स थीं, जहां पूरे लंदन की सबसे बेहतरीन ज्वेलरी मिलती थी। क्योंकि सभी शॉप ओनर्स के पास बहुत महंगी और कीमती ज्वेलरी होती थी, इसलिए वो अपना सारा कीमती सामान हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी के वॉल्ट में रखते थे। ये सेफ्टी डिपॉजिट कंपनी भी हैटन गार्डन एरिया में ही थी, ताकि वहाँ के लोग अपना सारा कीमती सामान इन वॉल्ट्स में सेफली रख पाएँ और वहाँ के बिजनेसमैन से लेकर वहाँ के रहने वाले भी इन सेफ्टी बॉक्स का इस्तेमाल अपनी कैश, ज्वेलरी और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए करते थे। हैटन गार्डन कंपनी ने अपना वॉल्ट 40 के दशक में बनाया था, जिसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने ज़्यादा मजबूत थे कि इस वॉल्ट को तोड़कर अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। हैटन गार्डन कंपनी अपने क्लाइंट से ये दावा भी करती थी कि उनके वॉल्ट को कोई नहीं तोड़ सकता, मगर सीनियर सिटीजन के गैंग ने इस कंपनी के सारे दावों को खोखला साबित कर दिया और उस चोरी को अंजाम दिया जिसके बारे में ना तो हैटन गार्डन के बिजनेसमैन ने सोचा और ना ही हैटन गार्डन कंपनी ने। इस गैंग में 6 लोग शामिल थे, जिसमें सबसे पहले मेंबर का नाम था ब्रायन रीडर, जिसकी उम्र 76 साल थी और यही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। ब्रायन पहले भी एक चोरी के इल्ज़ाम में जेल जा चुका था और साथ ही साथ उस पर एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर का भी इल्ज़ाम लगा था, मगर उसके खिलाफ कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। दूसरे मेंबर का नाम था टेरी पर्किंस, जिसकी उम्र 67 साल थी और जो इस चोरी में शुरू से लेकर आखिर तक शामिल था। पर्किंस भी पहले सन 1983 में सिक्योरिटी एक्सपेंसेस की कैश वैन को लूट चुका था, जिसे लंदन के इतिहास की सबसे बड़ी कैश लूट कहा जाता है। तीसरे गैंग मेंबर का नाम था जॉन कॉलिंस, जिसकी उम्र 64 साल थी और जो 60 के दशक में प्रोफेशनल चोर था। जॉन ही वो गैंग मेंबर था जो चोरी के दौरान बाहर खड़े होकर नजर रखता था और चोरी के बाद वैन को चलाता था। चौथे गैंग मेंबर का नाम था डैनियल जोन्स, जिसकी उम्र 60 साल थी और वो एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल था जिसने पहले भी कई चोरियों को अंजाम दिया था। गैंग के 5वें मेंबर का नाम था कार्ल वुड, जिसके नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, और गैंग के 6ठे और आखिरी मेंबर का नाम था बेसिल। चूँकि ये इसका असली नाम नहीं था और इसने पूरी चोरी के दौरान एक विग पहन रखी थी, जिसकी वजह से पुलिस को तहकीकात के दौरान इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। बेसिल ही वो आखिरी मेंबर था जिसने वॉल्ट में घुसने से पहले सारे अलार्म सिस्टम्स को डिसेबल कर दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में उसे अच्छी खासी महारत हासिल थी। इन 6 मेंबर्स के अलावा 2 और मेंबर्स भी थे जिनका ना तो कभी नाम सामने आया और जो ना तो इस चोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इन 2 मेंबर्स ने चोरी के बाद बस इस गैंग की थोड़ी बहुत मदद की थी। इन सभी गैंग मेंबर्स में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि उन सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और सभी एक वक्त में बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके थे। हालांकि ये सभी चोर बूढ़े हो गए थे और उम्र के उस पड़ाव में थे जहां लोगों को कई बीमारियां लग जाती हैं, मगर इसके बावजूद भी उन्हें इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे यह पता चलता है कि ये सभी गैंग मेंबर चोरियां करने में कितने माहिर थे। इन सभी गैंग मेंबर ने इस चोरी के प्लानिंग में 3 साल लगा दिए, जिसमें सबसे पहले ब्रायन ने टीम के हर मेंबर को अलग अलग काम बांट दिया, जैसे चोरी के दौरान बाहर कौन नज़र रखेगा, चोरी करने के लिए वॉल्ट के अंदर कौन जाएगा और चोरी के बाद वैन कौन चलाएगा। ब्रायन और उसकी टीम ने यूट्यूब पर कई वीडियोस भी देखे, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि ड्रिल मशीन से मोटी दीवार में कैसे गड्ढा किया जाए। ब्रायन और उसकी टीम ने चोरी को और बारीकी से प्लान करने के लिए फॉरेंसिक फॉर डमीज नाम की बुक भी मंगा ली थी, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट कैसे किए जाते हैं। इस फॉरेंसिक फॉर डमीज बुक को पढ़ने के पीछे की वजह यह थी कि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू को बारीकी से जान सकें और सारे सबूतों को मिटा सकें ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके।
सभी ज़रूरी तैयारियां करने के बाद ब्रायन की टीम अब पूरी तरह तैयार थी इस चोरी को अंजाम देने के लिए, और अब आखिरी काम जो बचा था वो था इस चोरी की डेट को फाइनल करना। ब्रायन अपनी टीम से कहता है कि वो इस चोरी को तब अंजाम देंगे जब पूरे लंदन में ईस्टर की छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी होगी। आपको बताता चलूं कि ईस्टर की छुट्टियों के दौरान पूरे यूके में हर बैंक 5 से 7 दिन के लिए बंद हो जाता है, और यही वो वजह थी कि ब्रायन ने ईस्टर की छुट्टियों को चुना ताकि वो लोग अपनी चोरी को बिना किसी परेशानी के अंजाम दे सकें, क्योंकि 5 दिन और 5 रातों तक बैंक में कोई नहीं आने वाला था। बहरहाल सारी प्लानिंग के बाद ये तय होता है कि वो लोग 2 अप्रैल सन 2015 की रात को ये वॉल्ट लूटेंगे, जब सभी लोग अपने अपने घरों में ईस्टर की छुट्टियां बिताने में बिजी होंगे। 2 अप्रैल की शाम 7 बजे हैटन गार्डन कंपनी का स्टाफ वॉल्ट और ऑफिस को बाहर से लॉक करके अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं, और 1 घंटे 20 मिनट बाद यानी 8:20 पर ब्रायन की गैंग व्हाइट वैन में हैटन गार्डन कंपनी पहुंचती है, जिसे जॉन कॉलिंस चला रहा था। वैन को पास की सड़क के किनारे पार करने के बाद उसमें से 2 गैंग मेंबर बाहर निकलते हैं, जिनके नाम थे डैनियल जोन्स और कार्ल वुड। उन दोनों ने मेंटेनेंस वर्कर के यूनिफॉर्म पहन रखी थी, और वो दोनों टहलते हुए हैटन गार्डन कंपनी की बिल्डिंग के सामने से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों ये चेक करना चाहते थे कि बिल्डिंग के आसपास कोई शख्स या पुलिस की गाड़ी तो नहीं है। 9:20 पर गैंग का छठा मेंबर बेजिल हैटन कंपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिसने अपना मुंह एक काले रंग के पॉलिथीन बैग से छुपाया हुआ था ताकि सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा सामने ना आए। क्योंकि बेजिल ने मास्टर कीज की मदद से पहले भी कई जगह चोरियों को अंजाम दिया था, इसलिए यहाँ भी वो बिल्डिंग के एग्जिट डोर को मास्टर कीज से खोलता है और वो सभी उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। महज कुछ ही देर बाद जॉन उस व्हाइट वैन को एग्जिट डोर के बाहर लाकर खड़ा कर देता है, जिसमें से वो लोग अपने सभी औजार और कचरा भरने वाली ट्रॉली बाहर निकालकर बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। सारा सामान अंदर ले जाने के बाद जॉन उस वैन को दूसरी जगह ले जाकर पार्क कर देता है और हैटन कंपनी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जाकर वहां से बिल्डिंग और रोड पर नजर रखने लगता है। इस बिल्डिंग से जॉन आने जाने वाली हर गाड़ी और हर शख्स को साफ तौर पर देख पा रहा था, और चूंकि वो लोग वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, इसलिए जॉन किसी भी पुलिस की गाड़ी के वहां से निकलने की खबर उन्हें दे देता। एग्जिट डोर से अंदर जाने के बाद गैंग के 2 मेंबर्स सीधा बेसमेंट में चले जाते हैं और वहां अपने औजारों के साथ उस एयरलॉक डोर के बाहर खड़े हो जाते हैं, जिसके पीछे से वॉल तक जाने का रास्ता था। उधर गैंग के बाकी 2 मेंबर्स बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं और वहां जाकर लिफ्ट को 2nd फ्लोर पर बुलाते हैं, जिसके बाद वो एक जूता लिफ्ट के दरवाजे के बीच में फंसाकर उसे डिसेबल कर देते हैं। इसका साफ मतलब था कि अब लिफ्ट ना ऊपर जा सकती थी और ना ही नीचे। लिफ्ट को डिसेबल करने के बाद वो दोनों दोबारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और लिफ्ट के बाहरी दरवाजे को अपने एक औजार की मदद से ज़बरदस्ती खोल देते हैं और इसी रास्ते से नीचे उस मेटल शटर तक पहुंचते हैं जो बिल्कुल वॉल्ट के पास था। इस मेटल शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर वो दोनों रेंगते हुए उस बेसमेंट एरिया में पहुंच जाते हैं जहां वॉल्ट उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा था। इस बेसमेंट में सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कंट्रोल रूम था जहां से एयरलॉक डोर, सीसीटीवी कैमरा और अलार्म सिस्टम्स को कंट्रोल किया जाता था, और गैंग का छठा मेंबर बेजिल इन सभी को डिसेबल कर देता है और एयरलॉक डोर का पावर काट देता है, जिसकी वजह से वो खुल जाता है और गैंग के बाकी मेंबर्स अपने औजारों के साथ बेसमेंट एरिया के अंदर आ जाते हैं। अब वॉल्ट तक जाने से उन्हें बस एक ही चीज़ रोक रही थी, और वो था लोहे की रॉड वाला दरवाज़ा, जिसे वो लोग आरी की मदद से काटना शुरू करते हैं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका कॉन्फिडेंस घबराहट में बदल जाता है और वो सभी बहुत डर जाते हैं। हालांकि बेजिल ने अलार्म सिस्टम तो डिसेबल कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी बिल्डिंग सिक्योरिटी कंपनी के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है, जिसके बाद वो अपना एक गार्ड बिल्डिंग के बाहर भेजते हैं ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के बाहर आकर मेन गेट चेक करता है जो उसे लॉक मिलता है, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि ये एक फॉल्स अलार्म था और इस बात की खबर वो अपनी कंपनी में दे देता है। सिक्योरिटी कंपनी गार्ड से दोबारा कंफर्म करते हुए उससे ये पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है, जिसके जवाब में वो कहता है कि सब कुछ ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। इस पूरी चोरी के दौरान सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि जॉन कॉलिंस, जिसको नज़र रखने का काम दिया गया था, वो खुद इस दौरान सो गया था, मगर इन गैंग मेंबर्स की किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे वो पकड़े जा सकें। दरवाजे की रॉड काटने के बाद वो सभी उन रॉड्स के बीच से निकलते हैं और वॉल्ट की दीवार तक पहुंच जाते हैं जो 3 फीट मोटी कंक्रीट से बनी हुई थी। अब वो लोग अमीर होने से महज 3 फीट की दूरी पर थे, मगर इतनी मोटी दीवार को बिना किसी हैवी ड्यूटी मशीन के तोड़ना नामुमकिन था, और यही वो वजह थी कि वो अपने साथ एक हैवी ड्रिलिंग मशीन लेकर आए थे। चूँकि ब्रायन और उसकी गैंग ने यूट्यूब से इन हैवी ड्रिलिंग मशीन्स को पहले ही चलाना सीख लिया था, इसलिए उन्होंने इस हैवी ड्रिलिंग मशीन को वॉल्ट की बराबर वाली दीवार पर चलाना शुरू कर दिया। ड्रिलिंग करने के दौरान उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि अब वो जल्द ही बहुत अमीर होने वाले हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये डर भी सता रहा था कि अगर वो लोग पकड़े गए तो उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी।
ड्रिलिंग के दौरान कार्ल सभी गैंग मेंबर से ये भी कहता है कि इस चोरी के बाद उनका नाम लंदन की चोरियों के इतिहास में लिखा जाएगा और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए लेजेंड्स बन जाएंगे। और ये सही भी था, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में आकर वो लोग उस चोरी को अंजाम दे रहे थे जिसके बारे में ना किसी ने सोचा और ना ही सुना। कई घंटे ड्रिलिंग मशीन चलाने के बाद वो लोग दीवार में गड्ढा करने में कामयाब हो जाते हैं और उस गड्ढे को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी उसके रास्ते अंदर बाहर आ जा सकता था। गड्ढे के रास्ते से वो लोग जैसे ही वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, उनकी सारी खुशी मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स दीवारों में जड़े हुए हैं जिन्हें खोलना लगभग नामुमकिन था। ये देख उन सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी प्लानिंग और तैयारी करने के बाद भी ये पॉइंट उनसे छूट गया था और उनका ये प्लान फेल हो चुका था। अब बारी थी फैसला लेने की और गैंग का लीडर ब्रायन फैसला करता है कि वो सभी यहाँ से वापस चलेंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ब्रायन और उसकी पूरी गैंग अपने सभी औजारों को उठाते हैं और बिल्डिंग के एग्जिट डोर की तरफ से बाहर आ जाते हैं, जहां जॉन पहले से ही व्हाइट वैन लिए उनका इंतजार कर रहा था और वो सब उस वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वैन में बैठते ही ब्रायन ने फैसला कर लिया था कि अब ना तो वो हैटन बिल्डिंग वापस जाएगा और ना ही इस चोरी को अंजाम देगा। ब्रायन का मानना था कि अगर एक बार प्लान फेल हो जाए तो दोबारा उसी प्लान पर काम करने से गलतियां होती हैं और पकड़े जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और चूंकि ज़्यादा उम्र होने की वजह से ब्रायन ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो खुद को इस चोरी से पीछे कर लेगा और गैंग के दूसरे मेंबर्स से भी यही करने के लिए कहता है। गैंग के दूसरे मेंबर्स की आंखों में अब लालच आ चुका था और वो किसी भी कीमत पर हाथ लगती दौलत को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो बार बार ब्रायन को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर ब्रायन अपना फैसला ले चुका था और वो मना कर देता है। ब्रायन जब उनकी किसी भी बात को समझने और मानने से इनकार कर देता है, तब वो फैसला करते हैं कि अब वो लोग बिना ब्रायन के ही दोबारा वॉल्ट जाएंगे और उसे लूटेंगे। कई घंटों चली प्लानिंग और बातचीत के बाद उनमें यह तय होता है कि उन्हें एक पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो लोग सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ सकें। और इसी हाइड्रोलिक मशीन का इंतजाम करने के लिए जॉन कॉलिंस और डैनियल जोन्स सैटरडे की दोपहर को एक वाइट कार में एक इक्विपमेंट स्टोर पहुंचते हैं, जहां से वो इस हाइड्रोलिक पंप को खरीद सकें। जॉन कार को स्टोर के बाहर रोकता है और उसी कार में बैठा रहता है। वहीं डैनियल इक्विपमेंट स्टोर के अंदर चला जाता है और महज कुछ ही देर में जब वो स्टोर से बाहर आता है, तब उसके हाथ में एक हाइड्रोलिक पंप था, जिसे लेकर वो कार की डिग्गी में रख देता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हैडन गार्डन बिल्डिंग में दोबारा जाने से पहले गैंग के दो लोग फिर से रात को उस बिल्डिंग के बाहर से निकलते हैं, ताकि वो ये जान सकें कि चोरी के बारे में किसी को कुछ पता चला या नहीं। और जब उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तब इस बार भी वो सभी गैंग मेंबर एग्जिट गेट के रास्ते उस बिल्डिंग में घुसते हैं और सीधा बेसमेंट में चले जाते हैं। अभी वो लोग बेसमेंट में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पुलिस की कार सायरन बजाते हुए हैडन बिल्डिंग के बाहर से गुजरती है। हालांकि एक रूटीन पेट्रोलिंग थी, मगर इस बात ने कार पर इतना गहरा असर किया कि वो बहुत डर गया और सहम गया और उसे ये लगने लगा कि वो लोग कभी भी पकड़े जा सकते हैं। कार्ल अपने बाकी गैंग मेंबर से कहता है कि अब वो इस चोरी में उनका साथ नहीं दे पाएगा। हालांकि गैंग मेंबर्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो वहाँ से चला गया। अब इस गैंग से ब्रायन और कार्ल जा चुके थे, जिसके बाद इस गैंग में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, जिनमें डैनियल जोन्स, वेजिल और टेरी पर्किंस बिल्डिंग के अंदर थे और गैंग का चौथा मेंबर जॉन कॉलिन बिल्डिंग के बाहर से उन पर नजर रखे हुए था। कार्ल के जाने के बाद वो लोग दोबारा अपनी चोरी की शुरुआत करते हैं और इस बार वो लोग जो हाइड्रोलिक मशीन अपने साथ लाए थे, उसकी मदद से वो लोग सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के पूरे कैबिनेट को दीवार से निकाल लेते हैं। यह मशीन इतनी पावरफुल थी कि इसने जो फोर्स जनरेट किया वो लगभग 10 टन का था, जिसकी वजह से वॉल्ट की दीवार में क्रैक हो गया और पूरा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स कैबिनेट से बाहर आ गया। अब डैनी जोन्स और बेजिल सारे डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ना शुरू करते हैं और उसमें से निकलने वाले सारे कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान को उस गड्ढे के रास्ते पर्किंस तक पहुंचाना शुरू करते हैं। पर्किंस का काम था कि वो इस पूरे लूट के माल में सभी कीमती सामान जैसे कैश, गोल्ड, ज्वेलरी को अलग अलग करे और बाकी सामान जैसे डॉक्यूमेंट्स को फेंक दे जो उनके काम का नहीं था। पर्किंस सारे कैश, गोल्ड और ज्वेलरी को उन कचरे भरने की ट्रॉलीज में डाल रहा था जो अपने साथ लाए थे। इस वॉल्ट में कुल 995 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस थे, जिसमें से वो लोग महज 37 डिपॉजिट बॉक्सेस को ही खोल पाए। इतने कम सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को खोलने के पीछे की वजह यह थी कि अब उनके कचरा भरने की ट्रॉली में और ज़्यादा लूट का माल नहीं आ पा रहा था, मगर इसके बावजूद भी ये लूट इतनी बड़ी थी कि इसे लंदन के इतिहास की सबसे बड़ी लूट कहा जाने लगा। लूट को अंजाम देने के बाद गैंग के सभी मेंबर्स दोबारा उसी एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं, जहां जॉन कॉलिन वैन के साथ उनका इंतजार कर रहा था। पर्किंस ने उस कचरा भरने की ट्रॉली को वैन में लोड किया जो पूरी तरह कैश, गोल्ड और ज्वेलरी से भरी हुई थी और फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। इस चोरी के 4 दिन बाद यानी 7 अप्रैल सन 2015 को ईस्टर वीकेंड की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और ट्यूसडे की सुबह हैटन सिक्योरिटी कंपनी का स्टाफ काम पर लौटता है और जैसे ही ऑफिस खोलने के बाद वो लोग बेसमेंट में वॉल्ट तक जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
वो देखते हैं कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स ज़मीन पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं और उनमें से सारा कीमती सामान गायब है। ये देखते ही वो लोग फ़ौरन इस बात की खबर पुलिस को देते हैं, जिसके बाद पुलिस सुबह 9 बजे हैटन सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंच जाती है और अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही वॉल्ट के अंदर जाती है, वहाँ उनकी नज़र ज़मीन पर बिखरे डिपॉजिट बॉक्सेस पर पड़ती है, जिनमें से सारा कीमती सामान गायब था। और साथ ही साथ पुलिस को वहाँ औजार और हाइड्रोलिक मशीन भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल चोरों ने किया था। इस चोरी की वजह से आसपास के शॉप ओनर्स और बिजनेसमैन को एक बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि उनका काफ़ी सारा कैश और कीमती सामान इन डिपॉजिट बॉक्सेस में था जो चोरी हो गया था। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि इतने हाई सिक्योरिटी और मजबूत वॉल्ट में चोरी हुई है, और वो भी तब जब इस वॉल्ट का अलार्म सिस्टम अलार्म सिक्योरिटी कंपनी से कनेक्टेड है। इस चोरी ने हैटन सिक्योरिटी कंपनी के साथ साथ अलार्म सिक्योरिटी कंपनी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए, और साथ ही साथ ये भी कहा जाने लगा कि जब अलार्म सिक्योरिटी कंपनी को नोटिफिकेशन मिला था तो उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी, और उनकी इसी लापरवाही की वजह से ये वॉल्ट लूटा गया। पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए वॉल्ट की बारीकी से छानबीन करने लगती है, ताकि उनके हाथ कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल लग सके, जिससे वो चोरों तक पहुंच सके। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस गैंग ने फॉरेंसिक फॉर डमीज नाम की पूरी बुक को स्टडी किया था, ताकि वो ये जान सकें कि क्राइम सीन पर क्या क्या सबूत मिल सकते हैं और उन्हें कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इस बुक से मिली इन्फॉर्मेशन की बिना पर इस पूरी गैंग ने क्राइम सीन से सारे सबूत मिटा दिए थे, और यही वो वजह थी कि पुलिस को क्राइम सीन पर ब्लीच बॉटल्स मिली थी, जिनका इस्तेमाल फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए किया गया था। फिंगरप्रिंट्स मिटाने के साथ साथ इन चोरों ने सीसीटीवी कैमरास की हार्ड ड्राइव्स भी निकाल ली थी, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ ना उनकी कोई फ़ोटो लगी और ना ही कोई वीडियो, जिसकी वजह से पुलिस अब भी खाली हाथ थी और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इन चोरों को कैसे पकड़े। तहकीकात के दौरान पुलिस को यह अंदाज़ा तो हो गया था कि जिस गैंग के पीछे वो लगे हैं वो प्रोफेशनल चोरों से भरी गैंग है, जिन्हें फोरेंसिक्स और दूसरी बारीकियों की काफ़ी अच्छी जानकारी है और उनका काम बहुत मुश्किल होने वाला है। पुलिस के ऊपर अब इन चोरों को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, और उन्हें किसी भी कीमत पर इस पूरे गैंग को पकड़ना था, इससे पहले कि वो सभी चोरी के माल को बेच दें। और तभी पुलिस के हाथ वो पहली कड़ी लगती है जिसने इस पूरी रॉबरी केस को सॉल्व करके रख दिया। हालांकि इस गैंग ने अपनी प्लानिंग तो बेहतरीन की थी, मगर एक बहुत ज़रूरी पॉइंट उनसे मिस हो गया था, और वो था सीसीटीवी कैमराज जो पूरे लंदन की सड़कों पर जगह जगह लगे हुए थे। इसका साफ मतलब था कि लंदन की सड़कों पर आने जाने वाला हर शख्स इन सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो जाता था, और इन कैमरास का एक्सेस पुलिस के पास भी था। पुलिस अब इन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगालना शुरू करती है, और कुछ दिन चली छानबीन के बाद उनके हाथ चोरी की रात का वो फुटेज लग जाता है जिससे देख उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। पुलिस को इस फुटेज में वो वाइट वैन दिखाई देती है जिसे जॉन कॉलिंस चला रहा था, और जिसमें से 2 गैंग मेंबर्स मेंटेनेंस वर्कर्स का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलते हैं। पुलिस को इस फुटेज में बेजिल भी दिखाई देता है, जिसने अपना मुंह प्लास्टिक बैग से छुपा रखा था। इस फुटेज की मदद से पुलिस एक खाका बनाना शुरू करती है कि ये चोरी कैसे हुई होगी, और साथ ही साथ फुटेज में दिखाई दे रही वाइट वैन की नंबर प्लेट की मदद से उस वैन के ओनर तक पहुंचती है, जहां उन्हें यह पता चलता है कि ये वैन कुछ दिन पहले ही चोरी हो गई थी। पुलिस का ये एंगल फेल हो चुका था, और अब वो दोबारा सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगालना शुरू करते हैं, जहां उन्हें यह पता चलता है कि फ्राइडे की सुबह पूरी गैंग हैटन बिल्डिंग से बाहर तो आई थी, मगर उनके हाथों में कोई लूट के बैग्स नहीं थे और उनके हाथ खाली थे। इसका साफ मतलब था कि उस रात उन्होंने चोरी को अंजाम नहीं दिया, और वो दोबारा सैटरडे की रात को हैटन बिल्डिंग गए इस चोरी को अंजाम देने, और अगली सुबह वो लोग कचरा भरने की ट्रॉली में सारा लूट का सामान भरकर बाहर आए और उस वैन में लोड कर दिया। अब पुलिस को इस बात का पता चल चुका था कि ये चोरी 2 बार में की गई है, और दूसरी बार में ये गैंग अपनी चोरी को अंजाम देने में कामयाब हो चुका था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गैंग के मेंबर्स ने दोनों बार हैटन बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके पास एक राउंड लगाया था, ताकि वो ये पता कर सकें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और यही वो वजह थी कि दूसरी बार हैटन बिल्डिंग में घुसने से पहले जॉन कॉलिंस अपनी वाइट कार में हैटन बिल्डिंग के पास से चक्कर लगाते हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया था। पुलिस को कॉलिंस की कार पर शक इसलिए भी हुआ क्योंकि वो कई बार अपनी वाइट कार लेकर हैटन बिल्डिंग के पास से गुजरा था, और ये वो गलती थी जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल कर रख दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से कॉलिन की कार की नंबर प्लेट तक पहुंचती है, और इस नंबर प्लेट की मदद से कार को ट्रेस कर एक रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंचती है, जहां उन्हें कार खड़ी दिखाई देती है। पुलिस अब इस कार पर नज़र रखना शुरू कर देती है, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि इस कार का ओनर कौन है, और इसी दौरान वो ये देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी इस कार को चलाता है जिसका नाम था जॉन कॉलिंस। ये पहली कामयाबी थी जो पुलिस के हाथ लग चुकी थी, और पुलिस इस गैंग के पहले मेंबर तक पहुंच चुकी थी। जॉन कॉलिंस की पहचान हाथ लगने के बाद पुलिस फैसला करती है कि वो उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि वो उस पर 24 घंटे नज़र रखेंगे, ताकि वो उसके ज़रिए गैंग के दूसरे मेंबर्स तक पहुंच सकें।
कुछ दिन जॉन पर नजर रखने के बाद पुलिस देखती है कि जॉन एक कैफे में एक आदमी से मिलता है और ये कैफे हैटन गार्डन बिल्डिंग से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पहले तो पुलिस को इस शख्स पर कोई शक नहीं होता, मगर पुलिस जब जॉन कॉलिंस के फ़ोन रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू करती है तब उन्हें शख्स का नाम भी पता चल जाता है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्रायन था, जो इस चोरी से पीछे हट गया था। हालांकि पुलिस जॉन कॉलिंस पर नज़र तो रखे हुए थी, मगर उनके पास जॉन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि ना तो वो बैंक के अंदर गया था और ना ही बैंक से बाहर आया था। और पुलिस को भी अब ये समझ आने लगा था कि वो जितना ज़्यादा वक्त नज़र रखने पर लगाएंगे उतने वक्त में ये चोर सारा लूट का माल बेच देंगे और पुलिस जल्द से जल्द इस लूट के माल को बरामद करना चाहती थी। पुलिस अब इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए एक और पैंतरा आजमाती है, और वो ये था कि पुलिस इस गैंग की खबर देने वाले को 20,000 पाउंड का इनाम देने का फैसला करती है। पुलिस का ये पैंतरा भी फेल हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतने बूढ़े लोग इस चोरी को अंजाम दे सकते हैं। और चूंकि लोगों को ये लगने लगा था कि पुलिस इन बूढ़े लोगों को झूठे रॉबरी केस में फंसा रही है, इसलिए लोगों को अब उनके साथ हमदर्दी होने लगी। पुलिस का ये दांव अब उन्हीं पर उल्टा पड़ गया था और बजाय गैंग की कोई इन्फॉर्मेशन मिलने के अब पुलिस को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उधर न्यूज़ चैनल्स भी न्यूज़ पर इस पूरी चोरी को एक मास्टरपीस बता रहे थे और हर न्यूज़ चैनल पर इस पूरे गैंग की तारीफ़ें हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक अद्भुत और नामुमकिन चोरी को अंजाम दिया था और एक ऐसे वर्ल्ड को तोड़ा था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। पुलिस के पास अब घूम फिर के एक आखिरी रास्ता बचा था, और वो ये था कि वो जॉन कॉलिंस पर हर वक्त नज़र रखें। एक रोज़ 2 पुलिस ऑफिसर कॉलिन का पीछा करते हुए नॉर्थ लंदन के एक पब पहुंचते हैं, जहां वो जॉन कॉलिन को टेरी पर्किंस और डैनियल जोन्स से मिलते हुए देखते हैं। पुलिस को अब लगने लगता है कि हो ना हो जॉन जिन लोगों से भी मिल रहा है यही वो लोग हैं जो गैंग के मेंबर्स हैं, और पुलिस शक की बिना पर 4 लोगों की एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाती है। इस लिस्ट में पहला नाम था जॉन कॉलिंस, दूसरा नाम था ब्रायन रीडर, तीसरा टेरी पर्किंस और चौथा था डैनियल जोन्स। अब पुलिस जॉन के साथ साथ इन चारों पर भी नज़र रखना शुरू कर देती है और साथ ही साथ इन सभी के फ़ोन्स को भी सर्विलेंस पर डाल देती है। पुलिस इन चोरों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी, और इसीलिए पुलिस अब उनके पुराने फ़ोन रिकॉर्ड्स को भी खंगालना शुरू करती है। और इस छानबीन में पुलिस के हाथ उस दोपहर की एक कॉल रिकॉर्डिंग लग जाती है जिस दोपहर जॉन कॉलिंस और डैनियल जोन्स हाइड्रोलिक मशीन खरीदने स्टोर गए थे। कॉल रिकॉर्डिंग में जॉन कॉलिंस की आवाज़ थी, जिसमें वो स्टोर में कॉल करके हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पूछता है। और जब पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम के आसपास उस स्टोर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, तब उन्हें कॉलिंस की वही वाइट कार दिखाई देती है जिसमें उसके साथ डैनियल जोन्स भी बैठा हुआ था। पुलिस अब उस स्टोर पहुंचकर वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है, जहां वो ये देखते हैं कि डैनियल जोन्स स्टोर के अंदर घुसा और वहां से एक हाइड्रोलिक मशीन खरीद कर चला गया। इसी दौरान डैनियल जोन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, और वो ये थी कि वो स्टोर पर अपना नाम और पता असली बता देता है। अब इस चोरी के हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था और पुलिस अब भी इन चोरों पर नज़र रखे हुए थी। इसी दौरान 1 मई सन 2015 की एक शाम जॉन कॉलिन टेरी पर्किन और ब्रायन से एक पब में मिलता है। ये सभी वहाँ ड्रिंक्स पीने के लिए मिले थे, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर उनका पीछा कर रहा है और एक हिडन कैमरे से उनकी फ़ोटोज़ ले रहा है। ये फ़ोटोज़ इतनी सफाई से ली गई कि इसमें सभी के चेहरे बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे। हालांकि ब्रायन ने खुद को इस चोरी से तो अलग कर लिया था, मगर फिर भी वो जॉन कॉलिंस और टेरी पर्किंस से अपना हिस्सा मांगता है, क्योंकि ये सारा आइडिया और प्लान उसी का बनाया हुआ था और इसीलिए उसने ये मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के दौरान पर्किंस ब्रायन को यह भी बताता है कि कैसे उन लोगों ने हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल करके सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ा और खोला, और ये बात पास में खड़ा अंडरकवर पुलिस ऑफिसर सुन लेता है, जिससे उसे ये यकीन हो जाता है कि इन्हीं बूढ़े लोगों के गैंग ने इस चोरी को अंजाम दिया है। वो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ये सारी बातचीत अपने पास रखे एक छोटे से टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लेता है, और अब पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ा सबसे अहम सबूत लग चुका था, जिसकी बिना पर वो जॉन कॉलिंस और टेरी पर्किंस को गिरफ्तार कर सकते थे। पुलिस अब फैसला करती है कि वो इन सबको गिरफ्तार करने से पहले उनके फ़ोन पर होने वाली बातचीत पर 1 हफ्ते तक और नज़र रखेंगे, और महज 2 दिन बाद ही उनकी कॉल सुनने के दौरान पुलिस के सामने एक और नाम आता है, और वो था काल। काल वही शख्स था जो चोरी की दूसरी रात इस चोरी को अंजाम देने से पहले ही चला गया था और उसने खुद को इस चोरी से अलग कर लिया था। पुलिस के हाथ अब इस गैंग के 5 लोगों की पहचान लग चुकी थी, और अब आखिरी शख्स जो बचा था वो था बेजिल, इस गैंग का छठा और आखिरी मेंबर। इन सभी गैंग मेंबर्स की कॉल सुनने के दौरान पुलिस को यह पता चला कि बेजिल ही वो इलेक्ट्रिशियन था जिसने अलार्म सिस्टम को डिसेबल किया था, और जिसकी वजह से गैंग के सभी गैंग मेंबर बेसमेंट में घुसने में कामयाब हो पाए थे। चूँकि बेजिल ने अपना मुंह प्लास्टिक के बैग से छुपा रखा था, इसलिए सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और यही वो वजह थी कि 6 हफ्ते बीत जाने के बाद भी बेजिल पुलिस के हाथ नहीं लगा।
अब पुलिस फैसला करती है कि वो बिना वक्त गंवाए इन 5 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर उनसे सारा लूट के पैसा रिकवर करेगी। और फ़ोन कॉल सुनने के दौरान उन्हें ये भी पता चल गया था कि सारा लूटा हुआ माल पहले वो लोग जॉन कॉलिंस के घर पर ले गए थे और फिर उन लोगों ने इस माल को 2 हिस्सों में बांटकर छुपा दिया था ताकि वो लोग बाद में उसे आपस में बराबर से बांट सकें। लूट के आधे हिस्से को जॉन कॉलिंस ने अपने एक रिश्तेदार बिल लिंकन के पास रखवा दिया था और वहीं डैनियल जोन्स ने बचा हुआ आधा माल कब्रिस्तान में छुपा दिया था। और अब वो लोग इंतजार कर रहे थे एक सही दिन का जिस दिन वो लोग इस माल को आपस में बांट सकें। पुलिस को जैसे ही ये पता चला वो अब उन 5 पर और कड़ी नज़र रखना शुरू कर देती है क्योंकि वो उन्हें चोरी का माल आपस में बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। और आखिरकार इस चोरी के 6 हफ्तों बाद वो दिन आ ही जाता है जब इन सभी गैंग मेंबर्स में यह तय होता है कि वो सारा चोरी का माल निकाल कर एक जगह मिलेंगे और वहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ वो आपस में ये माल बांट सकें। उनमें यह तय होता है कि वो लूट के माल के साथ एक बार के पीछे मिलेंगे जहां जॉन कॉलिन अपनी कार के साथ खड़ा होगा और फिर वो लोग इस लूट के माल को जॉन की कार की डिग्गी में रखेंगे और फिर वहां से टेरी पर्किंस के घर के लिए निकल जाएंगे। इस सब के दौरान पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमराज और अपनी गाड़ियों से इन गैंग मेंबर्स पर नज़र रखे हुए थी और इन सबको रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ये सभी गैंग मेंबर पर्किंस के घर पहुंचते हैं और वहां लूट के माल को आपस में बांटना शुरू करते हैं और यही वो मौका था जिसका इंतजार पुलिस कर रही थी। पुलिस फौरन पर्किंस के घर पर धावा बोलती है और इन सभी गैंग मेंबर्स को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अचानक पुलिस को देख इन सभी गैंग मेंबर्स के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है और उनका आपस में माल बांटने का प्लान पूरी तरह चौपट हो जाता है। पुलिस ने इस रेड में पर्किंस के घर से सोना, ज्वेलरी, हीरे और कैश बरामद किए जिसकी कीमत थी 4 मिलियन पाउंड यानी लगभग 50 करोड़ रुपए। इन 5 को गिरफ्तार करने के बाद उन पर चोरी की प्लानिंग और चोरी का मुकदमा चलाया गया जिसके बाद कोर्ट ने ब्रायन को 6 साल 3 महीने की सज़ा सुनाई और गैंग के बाकी मेंबर्स को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। इन सभी गैंग मेंबर्स में एक बेजिल ही था जो पुलिस के हाथ नहीं लगा था क्योंकि चोरी के बाद वो बिल्कुल गायब हो गया था, मगर इस चोरी के 3 साल बाद अपने खबरी की मदद से वो भी पुलिस के हाथ लग गया जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 साल की सज़ा सुनाई। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये लिखा कि वो बस 4 मिलियन पाउंड का ही माल बरामद कर पाए और बाकी 10 मिलियन पाउंड का लूट का माल अभी भी गायब है। ये थी कहानी उस गैंग की जिसमें सभी चोर बूढ़े थे और उन्होंने प्लानिंग भी बहुत बेहतरीन की थी, मगर अपनी कुछ गलतियों की वजह से वो पकड़े गए। जिसमें पहली गलती ये थी कि जॉन कॉलिंस ने अपनी पर्सनल कार का इस्तेमाल किया। दूसरी गलती ये थी कि डैनी जोन्स ने उस स्टोर पर अपना नाम और पता असली बता दिया। और तीसरी गलती ये थी कि वो आपस में लगातार मिलते रहे और लगातार एक दूसरे से अपने पर्सनल नंबर से बात करते रहे जिसकी वजह से वो सभी पुलिस के हाथ लग गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।